विश्व स्तरीय अंतरिक्ष और मिसाइल प्रोग्राम होने के बावजूद भी भारत तेजस के लिए जेट इंजन क्यों नहीं बना पाया? यह एक कीमती सवाल है और पेड मीडिया द्वारा भारत में इसका गलत जवाब बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक इस तरह के महत्वपूर्ण सवालों के गलत जवाब फैलाने में काफी निवेश करते हैं। यदि इसका सही जवाब लोगों तक पहुंचेगा तो भारत के स्वदेशी हथियारों का निर्माण करने की क्षमता जुटाने की संभावना बढ़ जाएगी। और यदि भारत हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेता है तो हथियार निर्माता कंपनियां भारत नाम का अपना ग्राहक खो देगी। तो पेड मीडिया कर्मी, पेड बुद्धिजीवी और अखबारों टीवी में आकर डायलॉग मारने वाले ज्ञानी पिछले कई दशकों से इस प्रश्न के गलत जवाब फैला रहे हैं ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में आने का रास्ता साफ करने के लिए माहौल बनाया जा सके। इस उत्तर में मैंने इस सवाल का सही जवाब देने की कोशिश की है, जो कि मेरे तर्क और निष्कर्ष पर आधारित है। साथ ही उन 3 कानूनों के बारे में भी बताया है जिन्हें गेजेट में छापने से भारत फाइटर प्लेन का इंजन बनाने की क्षमता जुटा सकता है। यह उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब भी देता है। भारत चंद्रयान बना देता है लेकिन टैंक का इंजन क्यों नहीं बना पाता? भारत ने मंगल मिशन भेज दिया लेकिन एक काम में आने वाली राइफल क्यों नहीं बना सका? भारत रेल के इंजन, सोनोग्राफी, एमआरआई, एक्स-रे मशीनें, कंप्यूटर और मोबाइल क्यों नहीं बना पाता? इस प्रश्न में कई सवाल आपस में गुंथे हुए हैं और यह आवश्यक है कि सही जवाब पाने के लिए इन्हें अलग अलग करके उत्तरित किया जाए। पहले मैं इस सवाल में से मिसाइल प्रोग्राम को निकाल देता हूँ। भारत मिसाइल बनाने में कैसे सफल हो गया इसकी वजह मैं अगले खंड में बताऊंगा। अब हमारे सामने पहला सवाल है कि भारत अंतरिक्ष प्रोग्राम में इतना सफल होने के बावजूद तेजस का इंजन क्यों नहीं बना पाया? तकनीकी वस्तुओं की 2 श्रेणियां हैं। ऐसे मिशन जिन्हें बंद इमारतों यानी लैब आदि में चलाया जा सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें खुले बाजार की जरूरत होती है। पहली श्रेणी में वे वस्तुएं आती है जिनका आविष्कार, विकास, उत्पादन एक बंद इमारत में 50-100 लोगों की प्रतिभाशाली टीम द्वारा किया जा सकता है। इन वस्तुओं का आविष्कार एवं विकास करना अपेक्षाकृत आसान है। इसके लिए आप देश भर में से 1000 से 500 प्रतिभाशाली इंजीनियरों का चयन करिए और उन्हें सभी सुविधाओं से युक्त लैब दे दीजिए। ये सभी वैज्ञानिक समर्पित होते हैं, इनमें अनुशासन का स्तर उच्च होता है, इन्हें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा मुहैया होती है और इस वजह से ये अपना 100% अपने काम में लगाते हैं। अंतरिक्ष प्रोग्राम लैब में चलाया जा सकता है। अंतरिक्ष प्रोग्राम इसी श्रेणी की तकनीक है। तो यदि सरकार अंतरिक्ष प्रोग्राम चलाना चाहती है इस मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर सकती है। परमाणु कार्यक्रम भी इसी श्रेणी की तकनीक है, अतः इसमें भी यह मॉडल सफलतापूर्वक काम करेगा। इस मॉडल का नुकसान, इस मॉडल में एकाधिकार होने के कारण प्रतियोगिता नहीं होती। सारा ज्ञान 500 से 1000 व्यक्तियों एवं 1 से 2 संस्थाओं में केंद्रीकृत रहता है। परमाणु कार्यक्रम तो सिर्फ सरकार द्वारा ही चलाए जाने चाहिए, किंतु यदि प्राइवेट कंपनियों को अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाए तो वे ज्यादा बेहतर नतीजे देंगे। इससे 2 तरह के फायदे होंगे। सरकारी सेटअप को प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता, अतः उनकी लागत ज्यादा होती है। निजी कंपनी का मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है और वे लागत कम करने में काफी दिमाग भिड़ाते हैं। इस वजह से प्राइवेट कंपनी कम लागत में ज्यादा तेजी से तकनीकी आविष्कार कर लेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी सरकारी कंपनी को कोई पुर्जा चाहिए और इसकी कीमत 1000 रुपये है तो वे इसे बिना दाएं बाएं देखे खरीद लेंगे। लेकिन निजी कंपनी इसे 700 रुपये में खरीदने की कोशिश में सभी विकल्प तलाशेगी। सरकारी कंपनी इस तरह की कोई कोशिश नहीं करती। इस तरह की सरकारी कंपनियां जिन प्रोजेक्ट पर काम करती है वह ज्ञान आसानी से नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी देश की कंपनी X में 500 आला दर्जे के वैज्ञानिक काम करते हैं और X किसी वस्तु S का उत्पादन करती है। अब यदि कंपनी X पर मिसाइल दाग दी जाए या उसके शीर्ष 50 वैज्ञानिकों की हत्या कर दी जाए तो अमुक देश हमेशा के लिए ये तकनीक खो देगा। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम सस्ता नहीं है, ये काफी महंगा है। दरअसल इसकी कीमत हमें इसरो ही बताता है। उन्हें सरकार द्वारा यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे इसकी लागत कम करके दिखाए, तो वे काफी सारे खर्चों को अन्य मदों में दिखाते हैं। इससे राष्ट्र में एक गौरव का भाव बना रहता है कि हमारी नीतियां एकदम ठीक है और हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं इस नीति को गलत भी नहीं मानता,
कीमत कम करके दिखाने की एक वजह ये भी होती है कि इसरो को अन्य देशों से काम मिले। इससे डॉलर की आय होती है और काम मिलने से तकनीकी कुशलता में वृद्धि होती है। अतः अंतरिक्ष प्रोग्राम जैसा प्रोजेक्ट घाटे में भी मुनाफा ही देता है। यह एक तरह का निवेश है जो तकनीक के अवसर खोलता है। इंजन वगैरह लैब में नहीं बनाए जा सकते, इसका विकास खुले बाजार में होता है। एक इंजन में कई प्रकार की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है और विमान बनाने में तो दुनिया का ऐसा कोई भी विज्ञान तकनीक नहीं है जिसका इस्तेमाल न होता हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए निरंतर वातावरणीय परीक्षणों की जरूरत होती है। यदि आप इसे लैब में बनाने जाएंगे तो इसे कभी भी नहीं बनाया जा सकता। यदि आपने इसे बना भी लिया तो ये प्रभावी नहीं होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका के लड़ाकू विमान चीन से ज्यादा उन्नत है। वजह यह है कि अमेरिका में रक्षा उपकरणों में निजी क्षेत्र की भागीदारी है। भारत में कोई भी निजी कंपनी विमानों का इंजन बनाने पर काम नहीं करती। इस वजह से यह एक नियंत्रित कार्यक्रम है। मतलब आपने 100 से 200 वैज्ञानिकों को पकड़कर उन्हें इस मिशन पर लगाया हुआ है कि वे इंजन बनाकर दें। भारत में वैमानिक इंजीनियरिंग की क्षमता रखने वाले लाखों इंजीनियर्स हैं, किंतु उनके पास इसके लिए प्रयास करने का कोई अवसर नहीं है। तो क्या भारत विमान का इंजन बनाने में असफल रहा है? नहीं, भारत इंजन बनाने में असफल नहीं हुआ है। हद से हद हम ये कह सकते हैं कि असफल वे 100 से 200 इंजीनियर हुए हैं जिन्हें हमने पिछले 45 सालों से जबरदस्ती इंजन बनाने पर लगा कर रखा हुआ है। और मैं इन्हें भी असफल इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हमने इन्हें एक गलत मॉडल पर काम करने के लिए बाध्य किया हुआ है। लैब में इंजन बना लेना चांस लेने वाली बात है। इसका सही मेथड है कि इसे खुले बाजार में ही बनाया जा सकता है। और ये 100-200 इंजीनियर्स भारत नहीं है। भारत में ऐसे हजारों इंजीनियर्स हैं जो सफलतापूर्वक विमान का इंजन बना सकते हैं। किंतु भारत में निजी क्षेत्र के लोगों को विमान का इंजन बनाने का प्रयास करने की अनुमति नहीं है। भारत में टाटा, अंबानी, जिंदल, अदानी, महिंद्रा से लेकर ऑटोमोबाइल एवं तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाली सैकड़ों कंपनियां हैं जो इंजन बनाने का प्रयास कर सकती है। ऐसे हजारों भारतीय निवेशक हैं जो इंजन बनाने के प्रोजेक्ट पर पैसा लगा सकते हैं। ऐसे लाखों इंजीनियर्स हैं जो इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने गेजेट में यह इबारत छापी हुई है कि भारत में कोई भी निजी व्यक्ति विमान का इंजन बनाने पर काम नहीं करेगा। लेकिन यदि किसी निजी व्यक्ति को इंजन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करना है तो उसे पहले सरकार से लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस वे कभी देते नहीं है और लाइसेंस देने से पहले ही कंपनी के पूरे प्राण पी लेते हैं। जाहिर है कभी किसी निजी कंपनी ने इसके लिए प्रयास नहीं किए। दूसरे शब्दों में भारत में इंजन बनाने की कंपनी खोलना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। सिर्फ सरकार ही ये कंपनी खोल सकती है। इंदिरा गांधी जी ने 1980 के आसपास ये सोचना शुरू कर दिया था कि हमें इंजन बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे निजी क्षेत्र के लिए नहीं खोला। नतीजा, खरबों डॉलर फूंकने के बाद भी हम 45 साल में इंजन नहीं बना पाए। पर चूंकि परमाणु कार्यक्रम लैब में चलाया जा सकता है, अतः हम परमाणु तकनीक जुटाने में सफल हो गए। भारत चंद्रयान बना देता है लेकिन टैंक का इंजन क्यों नहीं बना पाता? टैंक से लेकर सेना के इस्तेमाल में काम आने लायक सभी साजो सामान एवं उपकरण हम नहीं बनाते, और जो भी बनाते हैं वह काम में लाने लायक नहीं बल्कि काम निकालने लायक होती है। और इसकी एकमात्र वजह यह है कि निजी क्षेत्र को इसे बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। अर्जुन टैंक का प्रोजेक्ट भी हमने 1980 के आसपास ही शुरू किया था। इस पर भी खरबों रुपया फूंके गए और कच्चा पक्का इंजन बनाकर परीक्षण भी किया गया, लेकिन अतः में हमें जर्मनी से इंजन लेने पड़े। वजह, इंजन लैब में नहीं बनाया जा सकता। भारत ने मंगल मिशन भेज दिया लेकिन काम में आने वाली राइफल क्यों नहीं बना सका? इंसास राइफल की भी यही दशा है। हमने सेना को 20 साल तक बाध्य किया कि वह इस कमतर राइफल का इस्तेमाल करें, लेकिन एक सीमा के बाद 2013 में सेना ने हाथ खड़े कर दिए और अब इंसास को हटाया जा रहा है। हम अब फिर से विदेशी राइफलों पर अपनी सेना चलाने वाले हैं। वजह, राइफल लैब में नहीं बनाई जा सकती। मेरा बिंदु है कि भारत में निजी कंपनियों एवं व्यक्तियों को टैंक एवं बंदूक या उसके पुर्जे बनाने की अनुमति नहीं है। यह इबारत हमारे नेताओं ने गेजेट में छापी हुई है और इस वजह से हम राइफल और टैंक के इंजन नहीं बना पा रहे हैं।
और ऐसे में आप 500 लोगों को पकड़ कर कहते हैं कि तुम इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार यानी फाइटर प्लेन का इंजन बनाकर दिखाओ। अब अगले चरण का प्रश्न है कि यदि भारत में हथियारों के निर्माण के लिए लाइसेंस का कानून खत्म करके सिर्फ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य का कानून बना दिया जाए तो क्या निजी कंपनियां फाइटर प्लेन या टैंक का इंजन बना सकेगी? नहीं, भारत तब भी ये इंजन नहीं बना सकेगा। तब निजी कंपनियां विदेशों से महत्वपूर्ण पुर्जे आयात करेगी और इन्हें असेंबल करके सरकार को बेच देगी। खुद से वे तब भी नहीं बना पाएंगे। फाइटर प्लेन या आला दर्जे का तकनीकी उत्पादन तब भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने कारखाना मालिकों के पांवों में पत्थर बांध कर रखे हैं। यदि भारत में तकनीकी उत्पादन करने वाले लोगों के पांवों में पत्थर नहीं बांध दिए जाते तो हम नीचे दिए सवाल का सामना नहीं कर रहे होते। भारत सोनोग्राफी, एमआरआई, एक्स-रे मशीनें, कंप्यूटर, मोबाइल क्यों नहीं बना पाता? दरअसल तकनीकी उत्पादन में गुणवत्ता लाने के लिए हमें भारत में ढेर सारी छोटी छोटी उत्पादन इकाइयां चाहिए। ढेर सारी छोटी इकाइयां क्यों? कुछ बड़ी इकाइयां क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी विशिष्ट उत्पाद कई प्रकार के पार्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है। सभी पार्ट्स यदि उच्च गुणवत्ता वाले होंगे तो ही उत्पाद बेहतर बनेगा। एक भी पुर्जा कमतर होने से उत्पाद अपनी गुणवत्ता खो देगा। उदाहरण के लिए एक मोबाइल फोन डिस्प्ले स्क्रीन, बैटरी, माइक्रोफोन, सेमीकंडक्टर चिप, स्पीकर आदि जैसे कई पुर्जों को जोड़कर बनाया जाता है। डिस्प्ले स्क्रीन बनाने की सैकड़ों कंपनियां हो सकती है। उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा होने से कोई 2-4 कंपनी सबसे बेहतर डिस्प्ले बना पाएगी और यही प्रक्रिया अन्य पुर्जों के साथ होगी। मोबाइल बनाने वाली कंपनी इन कंपनियों से ये पुर्जे खरीदती है और इन्हें फिट करके एक डिजाइन तैयार करती है। हवाई जहाज से लेकर कारों तक और कंप्यूटर तक इसी तरह प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं जो अपने जटिल प्रोडक्ट के सभी पुर्जों का उत्पादन स्वयं करती हो। वो केवल महत्वपूर्ण एवं जटिल पुर्जों का उत्पादन स्वयं करती है और शेष पुर्जे अन्य छोटी छोटी कंपनियों से लेती है। यदि वह सभी पार्ट्स का उत्पादन स्वयं करेगी तो उसके अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता गिर जाएगी। अतः किसी देश में एक बड़ी तकनीकी उत्पादक कंपनी खड़ी करने के लिए यह जरूरी है कि वहां पर छोटी छोटी कई इकाइयां हो जो बेहतर तकनीकी वस्तुओं का उत्पादन करें। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन में जूरी सिस्टम होने के कारण वहां पर कारखाना मालिकों को सुरक्षा मिली हुई है और उनका सारा तकनीकी विकास निजी कंपनियों द्वारा किया गया है। और चाइना में तकनीकी पुर्जे बनाने वाली छोटी इकाइयों का विशाल आधार होने के कारण सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्र का सपोर्ट है। भारत में न तो तकनीकी उत्पादन का आधारभूत ढांचा है और न ही निजी कंपनियों को उत्पादन करने की छूट है। और जिन क्षेत्रों में निजी कंपनियों को छूट है उन्हें जज, पुलिस, नेता पनपने नहीं देते। तो भारत में बड़े पैमाने पर कारखाने क्यों नहीं है, या जो है वे भी कम कीमत में बेहतर उत्पाद क्यों नहीं बना रहे? इसकी दो मुख्य वजहें हैं: जमीन के कानून और जज, पुलिस, नेता का भ्रष्टाचार। भारत के नेताओं ने गेजेट में ऐसा कानून छापा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति खरबों रुपए की किलोमीटरों के हिसाब से जमीन खरीद सकता है और एक बार जमीन खरीदने के बाद उसे पूरी जिंदगी इस जमीन पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। इस वजह से जिन लोगों के पास ज्यादा आय है वे जमीन खरीदते हैं और भूल जाते हैं। इस वजह से जमीन निरंतर महंगी होती जाती है। आज भारत में जमीन इतनी महंगी हो चुकी है कि जमीन खरीदकर कोई कारोबार शुरू करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपके पास यदि पुश्तैनी जमीन है तो बात और है, और कारखाने लगाने के लिए सस्ती जमीन की उपलब्धता पहली जरूरत है। तो जमीन की कीमतें बेहद ऊंची होने के कारण कारखाने शुरू करना ही बहुत मुश्किल है और वक्त के साथ कीमतें और भी बढ़ती चली जाएगी। ये तो कारखाने शुरू करने की बात है, लेकिन कारखाने चलाने में सबसे बड़ा रोड़ा जज, पुलिस, नेता होते हैं। यदि आप कारखाना मालिकों को इन 3 शिकारियों से बचा पाएंगे तो कारखाने चलेंगे वरना नहीं चलेंगे। और इसमें भी सबसे खतरनाक शिकारी जज है। जजों का काम ही यह है कि जिसका धंधा बढ़ने लगे उससे हफ्ता वसूलना शुरू करो। तो जब तक हम कारखाना मालिकों के पैरों में पड़े ये 3 पत्थर नहीं खोलेंगे तब तक भारत में बड़े पैमाने पर तकनीकी उत्पादन नहीं किया जा सकता। श्रोता, इस बात पर ध्यान दें कि इसमें भी सबसे बड़ी बाधा जज है। आप पुलिस एवं नेताओं को कितना भी ईमानदार बना दें, इससे कोई फर्क नहीं आएगा। जज अकेले ही पूरे देश की तकनीकी इकाइयों को पीसने के लिए काफी है। नेता और पुलिस उतने बड़े शिकारी नहीं है जितने बड़े शिकारी जज है।
हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का भ्रष्ट जज एक ही फैसले से देश की लाखों छोटी इकाइयों को निगल जाता है और उसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। आप नेता को बाध्य कर सकते हैं, पुलिस की शिकायत कर सकते हो, लेकिन जज सबका बाप है। उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करोगे तो वे सीधा गोली चलाने का आदेश देते हैं, लाठी चार्ज का नहीं। कैसे जज पुलिस नेता गठजोड़ कारखाना मालिकों का शोषण करते हैं। जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं वे आपको इस बारे में बताएंगे कि कैसे और कितने तरीकों से उनसे घूस वसूल की जाती है, किंतु वे अपने अनुभव बताने के लिए उपलब्ध नहीं होते। इसकी कई वजहें हैं। अव्वल तो वे कोरा फेसबुक जैसों मंचों होते नहीं है, और यदि होते भी है तो लगभग नहीं के बराबर इसका इस्तेमाल करते हैं, और इस पर भी वे लिखते नहीं। उन्हें समय मिला तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा पढ़ लेंगे। दूसरी बड़ी वजह ये है कि जब आदमी कारोबार करता है तो इस बात को समझ लेता है कि चुपचाप रहकर अपना काम करने में फायदा है, तो वह खुद को जाहिर नहीं करता। जितना ज्यादा वह जाहिर होगा उतना ज्यादा नेता जज पुलिस की नजरों में आएगा और घूस की राशि बढ़ जाएगी। दूसरे शब्दों में वे डरे हुए रहते हैं और राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देते। वे चुपचाप मार खा लेंगे और घूस दे देंगे, क्योंकि यदि वे लड़ने जाएंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। दूसरे शब्दों में एक देश एक कर का नारा लगाकर जीएसटी का समर्थन करने वाले ज्यादातर लोग वे होते हैं जिन्हें कभी जीएसटी के रिटर्न नहीं भरने पड़े हैं। वे 25-50 हजार की नौकरी करते हैं और अपना समय काटने के लिए सोशल मीडिया पर वे डायलॉग दोहराते हैं जो इन्हें पेड मीडिया पकड़ा रहा है। और ऐसे में यदि कोई कारोबारी कहता है कि जीएसटी गलत कानून है तो ये उसे कहते हैं कि तू टैक्स चोर है। जब आप कारखाने के लिए जमीन लेने जाते हैं तो पैसा देते हैं, इसके बाद उसके व्यावसायिक अंतरण के लिए लाखों की घूस देते हैं, इसके बाद पर्यावरण विभाग की अनुमति, बिजली कनेक्शन के लिए घूस देते हैं, और इसी तरह की आधा दर्जन मदों में घूस देने के बाद आप काम शुरू करते हैं। और जैसे ही आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं और आपका कारोबार चलने लगता है वैसे ही लगभग 4-5 विभागों की नजरों में आप आ जाते हो और वे विभिन्न कानूनों के उल्लंघन करने के आपको नोटिस भेजने लगते हैं। अब या तो आप उन्हें हफ्ता देना शुरू कर दो या फिर अपना धंधा छोड़कर उनके विभागों के चक्कर लगाते रहो। और जैसे ही आप शिकायत लेकर अदालत में जाते हो वैसे ही आप अब जज के ग्राहक बन जाते हो। इस तरह आप लगातार तावान चुकाते हो और आपका धंधा टूटने लगता है। महंगी जमीन, घूसखोरी और अदालतों के चक्कर लगाने का नतीजा ये होता है कि आपके माल की लागत बढ़ जाती है और बिक्री गिर जाती है। मैं इसका सार यहाँ फिर से दोहरा रहा हूँ और तब आगे की बात कहूँगा। भारत सभी प्रकार के तकनीकी उत्पादन में बुरी तरह से पिछड़ा हुआ क्यों है? इसकी दो वजहें हैं: जमीनों के गलत कानून, जज पुलिस नेता का भ्रष्टाचार। उपरोक्त दो वजहों ने ऐसी व्यवस्था की रचना की है कि तकनीकी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर कारखाने लगाना संभव नहीं है। और भारत सैन्य उपकरण एवं हथियारों का निर्माण क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि निजी क्षेत्र को इसके उत्पादन की अनुमति नहीं है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में यदि आपको बंदूक या टैंक बनाने की कंपनी खोलनी है तो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाकर आप ये कंपनी खोल सकते हो। जितने भी नियम है वे बेचने पर है, बनाने के लिए कोई नियम नहीं है। और वहां पर जूरी सिस्टम होने के कारण जजों को हफ्ता नहीं देना पड़ता। फिर भारत अंतरिक्ष मिशन एवं परमाणु कार्यक्रम में कामयाब कैसे हुआ? क्योंकि ये दोनों कार्यक्रम नियंत्रित दशाओं यानी लैब वगैरह में चलाए जा सकते हैं। सरकारी कार्यक्रम को संचालित करने वाले शीर्ष अधिकारियों को जमीन खरीदने का सरदर्द नहीं लेना है और न ही जज पुलिस उनसे हफ्ता वसूलने आने वाले हैं। भारत तेजस और अर्जुन का इंजन बनाने में असफल क्यों हुआ? क्योंकि इंजन जैसा जटिल उपकरण लैब में नहीं बनाया जा सकता है और बाजार इसका उत्पादन न करे, इसके लिए नेताओं ने काफी सारे कानून छाप कर रखे हुए हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। फिर भारत मिसाइलें बनाने में कैसे सफल हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि हथियारों का निर्माण करने का मेथड यह है कि इसका विकास बाजार में किया जाता है, लैब में नहीं। यदि आप लैब में इसका उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह चांस लेने वाली बात है। तो कभी आपकी लॉटरी लग जाती है और कभी नहीं लगती। नीचे मैंने बताया है कि कैसे रॉकेट बनाने की तकनीक हम तक पहुंची और कैसे हमने इसका इस्तेमाल करके मिसाइलें खड़ी की, और कैसे यह मेथड नहीं बल्कि शुद्ध रूप से एक लॉटरी यानी किस्मत थी, या दूसरे शब्दों में कहे तो वक्त हमारे साथ था।
1960 की बात है जब अमेरिका को भारत के तुम्बा से एक सैटेलाइट लॉन्च करना था। भारत के इंजीनियरों को शुरुआती चरणों की ट्रेनिंग देने के लिए कुछ इंजीनियरों को नासा ने अमेरिका बुलाया और इस दल में डॉक्टर कलाम भी थे। ये लोग 4 महीने नासा में रुके ताकि अमेरिकी सैटेलाइट की उड़ान के लिए भारत में प्राथमिक तैयारियां कर सके। 1963 में अमेरिका ने अपना सैटेलाइट तुम्बा से छोड़ा और इसके बाद फ्रांस, सोवियत रूस आदि देशों ने भी अपने कई सैटेलाइट तुम्बा से प्रक्षेपित किए। आर्टिकल रिकलेक्शन ऑन द बर्थ ऑफ इंडियाज फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। चुंबकीय भूमध्य रेखा के बेहद समीप होने के कारण तुम्बा अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल है। तो भारत को प्रकृति ने तुम्बा दिया और अमेरिका समेत कई देशों को भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोगी बनाना पड़ा। 1965 में होमी जहांगीर भाभा ने भारत में सैटेलाइट लॉन्चर विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया और इसी क्रम में भारत ने नासा से इसका एक प्रोटोटाइप मांगा। अमेरिका ने इसकी तकनीक देने से इनकार कर दिया। इसी बीच डॉक्टर कलाम ने भारत सरकार को बताया कि उन्होंने नासा में रहते हुए वे तमाम बारीकियां पकड़ ली है जिससे हम अपना व्हीकल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। कलाम इस प्रोजेक्ट की चाबी थे। यदि वे भारत न लौटते या देश छोड़ देते तो उनका करियर ज्यादा चमकदार होता। उन्होंने देश चुना। मेरे मानने में ऐसा बहुत कम होता है कि इस स्तर का कोई प्रतिभाशाली इंजीनियर निजी क्षेत्र के अपने करियर को लात मारकर सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करें। यह एक दुर्लभ उदाहरण है। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं। ये हमारी किस्मत थी कि इस दल में कलाम मौजूद थे। डॉक्टर कलाम ने भारत आकर इस पर काम करना शुरू किया और भारत ने अपना पहला सैटेलाइट व्हीकल बनाकर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। डॉक्टर कलाम द्वारा बनाया गया ये व्हीकल हुबहू अमेरिका के व्हीकल के समान था। तकनीक, आकार, वजन से लेकर लंबाई भी 23 मीटर। ऐसी कई तकनीक होती है जिन्हें शांति कार्यों जैसे सैटेलाइट आदि के लिए साझा किया जाता है, किंतु सैन्य तकनीकें किसी भी रूप में साझा नहीं की जाती और इन पर काफी कठोर प्रतिबंध रहते हैं। और कैसे डॉक्टर कलाम ने सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल भारत में मिसाइलें खड़ी करने में किया। इसी दौरान फ्रांस द्वारा भी भारत से एक व्हीकल लॉन्च किया गया था। फ्रांस के प्रोजेक्ट से डॉक्टर कलाम ने रॉकेट में तरल ईंधन का इस्तेमाल करने की तकनीक पकड़ी। बाद में तरल ईंधन की इस तकनीक का प्रयोग पहले पृथ्वी एवं बाद में अग्नि मिसाइलों में किया गया। इंडियाज मिसाइल्स विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। जर्मन के साथ 1976 में सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर काम करते हुए डॉक्टर कलाम ने कंपोजिट मेटल और गाइडेंस सिस्टम की बारीकियां पकड़ी और बाद में इनका इस्तेमाल मिसाइलों को बनाने में किया गया। और अंत में जर्मनी के साथ सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर काम करते हुए भारत को एपीसी रेक्स मोटोरोला 68000 माइक्रोप्रोसेसर मिला जिसने हमारी मिसाइल तकनीक की अंतिम जरूरत पूरी की। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स। डॉक्टर भाभा थोरियम के परमाणु रिएक्टर की तकनीक पर काफी बढ़ चुके थे। अंततः सीआईए ने उनकी हत्या करवा दी, लेकिन वे कलाम तक नहीं पहुंच सके और हमारा मिसाइल मिशन आगे बढ़ता रहा। परमाणु बम के लिए भारत को तकनीक अमेरिका और कनाडा से मिली। कनाडा ने भारत को एक रिएक्टर और अमेरिका ने हैवी वाटर दिया था। ये हस्तांतरण पीस प्रोजेक्ट यानी पावर प्लांट आदि के लिए था। इंदिरा जी ने इसका इस्तेमाल परमाणु बम की तकनीक विकसित करने में किया और परमाणु धमाके किए। अमेरिका तब से इंदिरा जी को गिराने के प्रयास में लग गया था और उसने भारत के तमाम विपक्षी नेताओं, जजों, अधिकारियों एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं के आगे टुकड़े फेंके। अंत में अमेरिका इंदिरा जी को सब तरफ से घेरने में कामयाब रहा और उन्हें आपातकाल लगाना पड़ा। दरअसल भारत के पास आज जो भी अपना है और जिसकी वजह से भारत आज तक टिका हुआ है उसमें इन 4 लोगों को योगदान काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भाभा, डॉक्टर कलाम, डॉक्टर साराभाई एवं इंदिरा जी। 1990 के बाद हमें जितने भी नेता मिले उन्होंने हमारे देश में अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्वर्ण काल चल रहा है। विकास के नाम पर देश की सभी राष्ट्रीय संपत्तियां OLX पर है, जिसे जितना चाहिए खरीद सकता है। ऊपर दिए गए प्रश्न के जो गलत एवं अस्पष्ट जवाब चलन में है। भारत में R&D नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भारत में R&D नहीं है, वे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहते हैं कि R&D क्यों नहीं है। उनका कहना होता है बस R&D नहीं है, बात खत्म। और इस सवाल को वे टाल देते हैं कि R&D बढ़े, इसके लिए गेजेट में कौन से कानून छापने चाहिए। मेरा जवाब है कि जब हथियार बनाने की अनुमति ही नहीं है तो R&D किस पर करेंगे। हवा में
पैसा कौन लगाएगा और कहाँ लगाएगा? और यदि आपने करोड़ों रुपए घूस खिलाकर लाइसेंस ले भी लिया तो जजों को हफ्ता दोगे या R&D पर निवेश करोगे? तो R&D वही कर सकता है जिसके पास नेता पुलिस जज को कंट्रोल करने की क्षमता हो। सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही ऐसा कर सकती है। और जब वे आते हैं तो GST जैसे कानून छपवाकर मार्केट में से सभी कंपनियों को साफ कर देते हैं। और भारत की अदालतों की जो दशा है, ऐसे में आपके R&D को सुरक्षा कितनी है? आप वर्षों तक पैसा लगाओ और फिर ये तकनीक कोई और चुरा लेगा, और फिर आप अगले कई दशकों तक अदालतों के धक्के खाओ ये साबित करने में कि तकनीक आपने खोजी थी। तो हमारी अदालतों ने बौद्धिक संपदा को लूटना या उसमें फंसाना बेहद आसान बना के रखा है। तो इधर कोई R&D पर निवेश करने वाला नहीं है। पहले अदालतें सुधारो, फिर R&D पर पैसा लगाने की बात करो। वरना जो आदमी पैसा लगाएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा और उसके एम्प्लॉई ही उसकी रिसर्च पर कब्जा कर लेंगे। भारत के लोगों में देश प्रेम नहीं है, इसीलिए काबिल लोग देश छोड़ देते हैं। मतलब ब्रेन ड्रेन क्यों है और इसे रोकने के लिए कौन से कानून छापने हैं, ये सवाल वे लेते ही नहीं है। मेरा जवाब है कि हर आदमी बेहतर अवसर और बेहतर जगह की तलाश में रहता है। भारत में विमान के इंजन, टैंक के इंजन, राइफल आदि बनाने की कितनी कंपनियां हैं? 0। तो टैलेंटेड इंजीनियर्स इधर बैठकर क्या करेंगे? तुम लोग मोबाइल और पंखों के कैपेसिटर बनाने की कंपनियां नहीं पनपने दे रहे हो, जटिल इंजीनियरिंग की तो बात ही दूर है। मतलब इधर बैठकर क्या तलेंगे वो? अपना देश कोई नहीं छोड़ना चाहता, पर तुमने कानून ही ऐसे छापे हैं कि अपने आप ही देश छूट जाता है। एक जमीन खरीद कर 3 से 4 साल तक उधर न जाओ तो कोई भी इस पर कब्जा कर लेता है, और इसे वापस हासिल करने में दशकों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये दशा है कानून व्यवस्था की, तो ब्रेन ड्रेन तो होना वाजिब है। गलत क्या है इसमें? अमेरिका, फ्रांस, रूस से कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ पर तुमने अदालतों और थानों को सुधारने के कानूनों पर तो बात करनी नहीं है। 5 किलोमीटर लंबा भाषण ब्रेन ड्रेन पर देना है। भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार है, नौकरशाही सुस्त है, राजनीतिक संस्कृति निम्न है आदि। मेरा जवाब, राजनीतिक संस्कृति नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। और जहां तक शासकीय सुस्ती एवं भ्रष्टाचार का सवाल है, भारत की अदालतों ने देश का कबाड़ा किया हुआ है। देश में सारा भ्रष्टाचार और अपराध सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमारे जज भ्रष्ट है। वे पैसा खाकर अपराधियों को या तो छोड़ देते हैं या तारीख पर तारीख देते रहते हैं। और जिस देश में जज भ्रष्ट हो जाते हैं, वहां कानून नाम की कोई चीज नहीं होती है। तब चयनात्मक न्याय होता है। यदि जेब में पैसा और रसूख है तो कानून आपकी जेब में है। और जजों के भ्रष्टाचार पर ये ज्ञानी और बुद्धिजीवी लोग बात नहीं करना चाहते। और यदि बात करते भी है तो ये बिंदु कभी नहीं उठाने देते कि गेजेट में क्या छापने से अदालतें ठीक होगी। फर्जी और आत्मघाती समाधान। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आकर हथियारों का उत्पादन करने की अनुमति देना एक आत्मघाती समाधान है। मतलब मैं इसे सीधे सीधे एंटी नेशनल कदम कहने से गुरेज नहीं करूंगा। जिस तरह अभी पूरे देश का सोशल मीडिया नेटवर्क सिर्फ 3 अमेरिकन कंपनियों के हाथ में है, और किसी भारतीय कंपनी की हैसियत ही नहीं है कि वे इसमें घुसने की कोशिश भी कर सके, तो इससे भी बदतर हालत हथियारों के क्षेत्र में होने वाली है। एक बार यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आकर यहां हथियार बनाने शुरू किए तो इसका अवश्यंभावी नतीजा है, भारत की सेना उन पर बुरी तरह से निर्भर हो जाएगी। और सेना की निर्भरता दूसरे देश पर होने का मतलब क्या होता है कहने की जरूरत नहीं है। मतलब 70 साल तक तुमने भारत के लोगों को हथियार नहीं बनाने दिए, और पेड मीडिया के माध्यम से नागरिकों के दिमाग में ये कीले ठोकते रहे कि भारत हथियार नहीं बना पा रहा है, भारत में कैपेसिटी नहीं है आदि आदि। और अब अमेरिकी कंपनियों को भारत में आकर हथियार बनाने को कह रहे हो। सीधे सीधे अमेरिकी जनरल ही नियुक्त क्यों नहीं कर देते भारतीय सेना में? जिस तरह जुकबर्ग हमारा सोशल मीडिया चला रहा है, वो हमारी सेना भी चला लेंगे। बहरहाल, मैं इस कदम के सख्त खिलाफ हूँ, और जो आदमी इस कदम का समर्थन करता है मैं उसे समझाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि इस कदम का समर्थन करने वालों में जिस लेवल का IQ होता है, उन्हें मैं बीट नहीं कर सकता। गोरों के चले जाने से इनमें छटपटाहट है। जब तक फिर से गोरों को बुलाकर ये अपनी सेना उन्हें नहीं सौंप देते ये रुकने वाले नहीं है।
वास्तविक समाधान। मैं इस समस्या के समाधान के लिए 3 कानून ड्राफ्ट गेजेट में प्रकाशित करने का सुझाव देता है। एक कानून स्वदेशी हथियारों के निर्माण को लाइसेंस मुक्त करता है और दूसरा कानून अदालतों पुलिस नेताओं के भ्रष्टाचार में तेजी से गिरावट लाएगा। भारत में स्वदेशी हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित कानून ड्राफ्ट 1 है। दूसरा कानून ALT है। ALT आने से GST खत्म हो जाएगा और प्रत्येक कारोबारी को साल में सिर्फ एक बार एक टैक्स देना पड़ेगा। ALT के अलावा आयकर जारी रहेगा। दोनों टैक्स साल में एक बार लिए जाएंगे और माल बनाने, बेचने आदि पर कोई टैक्स नहीं होगा। टैक्स सिर्फ आय पर और वेल्थ पर लिया जाएगा। इस कानून के आने से जमीन की कीमतें लगभग 10 गुना तक कम हो जाएगी और कारखाने लगाना आसान हो जाएगा। तीसरा कानून जूरी कोर्ट है। जूरी कोर्ट के आने से भारत की अदालतों पुलिस थानों एवं नेताओं के भ्रष्टाचार में सिर्फ 6 महीने के भीतर ही 90% तक की गिरावट आ जाएगी और कारखाना मालिकों के लिए फैक्ट्रियां चलाना आसान हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिया गया लिंक खोलें।